खिंच के बैठे जरा प्लीज। ये कल हम पढ़ चुके थे और अमर्त्य सेन के बारे में हम पढ़ चुके थे। हम यहाँ पर हम पढ़ रहे थे और इसके बाद पर हमने आपको बेसिक बता दिया था, हाँ ना, कि अगर हम कहीं की अर्थव्यवस्था के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें पहली बात देखना होगा कि उत्पादन क्या है। अब उत्पादन किसी भी चीज का हो सकता है, गेहूं का, चावल का, केले का, फलों का, खनिज का। ओके, फिर हम कहें, हमने कल आपसे कहा था उपभोग कितना हम उपयोग कर रहे हैं, वो कहां कहां पाया जाता है और इसका एक्सचेंज कैसे होता है। क्लियर है? अच्छा, अब हमने कहा था कल आपसे कि नियंत्रण के आधार पर, कंट्रोल के आधार पर अर्थव्यवस्था तीन प्रकार की। एक जिसमें प्राइवेट कंट्रोल है, उसे कहेंगे उदारवादी अर्थव्यवस्था। क्या कहेंगे? एक जिसमें पूरे समाज का कंट्रोल है, क्या? अरे क्लियर है? और तीसरा जिसमें दोनों के गुण हैं, मिश्रित। अरे क्लियर है? अब विकास के आधार पर एक हमने कहा अविकसित है, फिर एक विकसित है, फिर एक, हाँ या ना। वैश्विक संबंधों के आधार पर एक ऐसा देश जो बाकी देशों से खुले तौर पर संबंध रखता है, खुली अर्थव्यवस्था, यानी माल आने और जाने पर कोई प्रतिबंध। ओके, लेकिन एक ऐसा देश भी हो सकता है जो कंप्लीटली बंद करे है, ना माल आएगा ना माल, उसे कहते हैं, उदाहरण के लिए कोरिया। सुनो, ये देखो जरा, अब नियंत्रण के आधार पर तीन, उदारवादी, समाजवादी, मिश्रित। वैश्विक संबंधों के आधार पर खुली और बंद, हाँ ना। विकास के आधार पर, ठीक है। अब इसे और डिटेल में हम जाते हैं। उदारवादी अर्थव्यवस्था हम आपको बता चुके, प्राइवेट पैसा लगा है, कंट्रोल एक आदमी के हाथ में है, यानी प्राइवेट हाथों में है, वो कहलाता है पूंजीपति, और उसी का वो मांग के आधार पर माल बना रहा है। तो अब इसके डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं। इसके बाद हमने आपको समाजवादी अर्थव्यवस्था बताया, सबका अधिकार है, और तीसरा आया मिश्रित, ये हम आपको पढ़ा चुके। खुली अर्थव्यवस्था के बारे में हम आपको बता चुके हैं कि आयात और निर्यात पर ज्यादा कोई प्रतिबंध नहीं है। सुन रहे हो? पक्का? अगर इस देश का व्यापारी चाहे तो बाहर माल बेच सकता है, और उस देश का व्यापारी चाहे तो बाहर से माल मंगा सकता, कोई प्रतिबंध नहीं। ओके, बंद अर्थव्यवस्था देखो जरा, हमने आपको बताया था कोरिया की, उत्तर कोरिया की, यहां पर बिल्कुल गतिविधियां शून्य हैं। पक्का? अब एक आया अविकसित। क्या आया? यानी बिल्कुल यहां की अर्थव्यवस्था विकसित नहीं है। एक भारत जैसे देश जो विकासशील हैं, और एक वो देश जैसे अमेरिका विकसित हो चुके। ठीक है, अब देखो जरा, हम किन आधार पर कहते हैं कि अर्थव्यवस्था विकसित है, अविकसित है और विकासशील है? क्या होता है, किसी भी देश में तीन चीजें। पहली बात प्राकृतिक, जैसे हो सकता है कि किसी देश के पास सोना है, भंडार है, जमीन के नीचे सोना है, लोहा है, तांबा है, जस्ता है। अब उसके बाद जंगल भी हैं, नदियां भी हैं, यानी वो फसलें भी ले सकता है, फल भी ले सकता है, लकड़ी भी ले सकता है, सब कुछ कर सकता है, लेकिन उसके पास मानव नहीं है। जनता इतनी ज्यादा। पक्का? अब सामान तो है लेकिन लोग नहीं है। लोग, अब आप देखिए जरा, एक चीज और जो हमें बेवकूफ बनाया जाता है, किन अर्थों में बेवकूफ बनाया जाता है, और हम पर एक बात लाद दी जाती है कि भारत की जनसंख्या बहुत ज्यादा है,
इसलिए हम पिछड़े हैं। अब आप अर्थव्यवस्था में देखिएगा जनता का क्या महत्व है, क्या मीनिंग है। जैसे हम अफ्रीका देशों को देखें, अफ्रीका तो अफ्रीका जंगली देश है, ज्यादातर जंगल है, भूमध्य रेखा के पास है, नदियां बहुत ज्यादा हैं, जंगल बहुत ज्यादा है, पर्वत बहुत ज्यादा है, ज्वालामुखी ज्यादा है, यहां सोना, लोहा, चांदी अपार भंडार है। पक्का? यानी इनके पास प्रकृति ने इन्हें खूब साधन दिए हैं, लेकिन इनके पास यूज करने वाली जनता नहीं। अगर जनता होती, जनता यानी लेबर, तो इसे खोद कर निकाल लेती, और खोद कर निकालती तो यूज करती। सही है कि नहीं है? हाँ या ना? खिंच के बैठो बिल्कुल। कई बार क्या होता है कि कई देश जनता है लेकिन संसाधन नहीं है। हाँ या ना? तो वो देश गरीब हो सकता है कि जनता ज्यादा है, संसाधन नहीं। पक्का? जैसे आपके घर में जमीन कम है, लोग ज्यादा हैं, तो आप गरीब हो सकते हैं। लेकिन अगर जमीन ज्यादा है और लोग भी ज्यादा हैं तो पॉजिटिव है कि जमीन भी ज्यादा और करने वाले भी ज्यादा। ओके? तो आप ज्यादा से ज्यादा उत्पादन कर सकते हैं। यही हाल यहां है। अब कई बार ये हैं लेकिन आपके पास मशीनें नहीं हैं, आपके पास भौतिक साधन नहीं है, आपका ट्रक नहीं है, रोडें नहीं है, रेलवे नहीं है, हवाई जहाज नहीं है, तो आप माल एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते। और यही कारण है कि दक्षिण अफ्रीका के देश, अफ्रीका के जो देश, ज्यादातर देश हैं, वो गरीब हैं, क्योंकि यहां पर इतने ज्यादा जंगल हैं कि यहां पर न सड़कें विकसित हैं, न रेलवे विकसित है, न हवाई जहाज विकसित है। सुन रहे हो? तो यहां पर प्राकृतिक संसाधन होते हुए भी ये दो चीजें कम पड़ जाती हैं, और इन दो चीजें कम पड़ने के कारण यहां पर अब आप खोद ही नहीं पा रहे। सोना है लेकिन निकाल नहीं पा रहे, लोहा है लेकिन, तो आप यहां गरीब बने हुए हैं। तो अर्थव्यवस्था केवल और केवल ऐसा नहीं कि आपके घर में सोना है तो आप करोड़पति हैं, नहीं, आपके पास सोना है तो खोदने वाले लोग भी होना चाहिए, और अगर लोग हैं तो उसके बाद मशीनें भी होना चाहिए, संसाधन होना चाहिए, आपके पास वो माल भेजने और लाने वाले साधन भी होना चाहिए। तब जाकर के पूरी व्यवस्था बनती है अर्थव्यवस्था। क्या बनती है? अब देखिए, वहीं पर हम भारत और चीन को देखें। अभी भारत और चीन को हम देखें, भारत में जनसंख्या है, चीन में और ज्यादा जनसंख्या है। चीन बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है और पूरे वर्ल्ड में व्यापार करता है। मालूम क्यों? किसी को मालूम है? वहां की जनता काम करना चाहती है, वहां पर लेबर आपको तुरंत मिलेगा, कम पैसे में मिलेगा और ज्यादा टाइम के लिए मिलेगा। वहां पर अगर आपको एक मकान बनाना है और आपको मकान के लिए मिस्त्री चाहिए, तो आपको भारत में 500 रुपए में एक मिलेगा, वहां 500 में दो मिल जाएंगे। वहां पर लोग उपलब्ध हैं, काम करने के लिए तैयार हैं, तत्पर हैं। यही कारण है आप मोबाइल एक बनाएंगे, वो उतनी देर में 10 बना देंगे। नहीं आ रही भाषा में? आप जितनी देर में एक बनाओगे तो आप कहोगे हमारा महंगा है, वो एक उतनी देर में 10 बना देंगे, तो वो सस्ता बेचेंगे। सस्ता होने के कारण सारी धरती में उनका माल कम पैसे में पहुंचता है, तो लोग उसे खरीदना पसंद करते हैं। हम लाख विरोध करें, अगर वही चीज हमें 3000 में मिल रही है और वही चीज हमें 20,000 में मिल रही है, तो निश्चित तौर पर एक आम आदमी 3000 वाली चीज को लेगा। हाँ या ना? हमारे यहां क्या होता है, हमने जो आपको बताया, आप लेबर ढूंढने निकलिए, आप 3 दिन ढूंढेंगे, आपको लेबर नहीं मिलेगी। लेबर नहीं मिलेगी, 3 दिन आपके बर्बाद हो गए, तब जाकर कोई एक काम आपका बनेगा, तो निश्चित तौर पर चीजें महंगी होंगी। वही चीज वहां पर क्या है? सस्ती। सुन रहे हो? तो
चाइना ने अपना व्यापार पूरी धरती पर फैला लिया, लोगों की दम पर, जनता की दम पर। सुन रहे हो? और यहां जनसंख्या ज्यादा होते हुए भी, जनसंख्या ज्यादा होते हुए भी इनकी अर्थव्यवस्था अच्छी है। और हम जैसे देशों में क्या है कि लेबर, अगर आपको कोई चीज फ्री मिल गई तो अब आप काम करने नहीं जाएंगे। हमारे यहां लोग तो हैं, आप देखिए अभी यहां से लेकर आप बस स्टैंड का चक्कर लगा के आइए, आपको 1000 लोग मिल जाएंगे। लेकिन आप कहिए एक काम करिए यार, हमें अपना ग्राउंड साफ कराना है या पार्क साफ कराना है, चलिए 2 लोग ढूंढने निकलिए, तो आप ढूंढ नहीं पाएंगे। अभी आपको नीचे, यहां पर आप नीचे उतरिए, फ्रेशन भान की दुकान पर जाइए, आपको 10 भिखारी मिल जाएंगे जो आपको चीखेंगे, भैया 5 रुपया, भैया 10 रुपया। उनसे कह दो जी लो 200, हमारे ये ग्राउंड साफ कर दो, ये 200 पकड़ो। हम 5 नहीं, कितने दे रहे? 200। हम 200 दे रहे, ये ग्राउंड साफ कर दो, झाड़ू ले लो और यहाँ का कचरा बीन के एक डस्टबिन में डाल लो। कहेगा हटाओ तो कौन खोटे हैं? मतलब पैसा चाहिए, काम करना नहीं चाहता। हर एक दुकान पर, ये बातें कहने में अच्छी नहीं लगती। कई बार लोग कहते हैं अरे यार सर आप गरीबों का मजाक उड़ा रहे। कई लोग जो राजनीतिक लोग हैं वो कहने लगते हैं, हम मजाक नहीं उड़ा रहे। यही अर्थव्यवस्था का हनन है और यहीं से अर्थव्यवस्था गिरनी शुरू होती है। अगर एक आदमी को किसी काम के बदले पैसा दिया जाए तो अर्थव्यवस्था लगातार इंक्रीज होती है। मान के चलिए आपने किसी को सफाई का पैसा दिया, आपने 300 रुपए दिया, उस ग्राउंड की सफाई करा ली, तो आप कहेंगे सर इससे क्या फायदा हुआ? इससे फायदा यह हुआ कि भले आज आपके 300 लग गए हो, लेकिन कल आपके 1000 रुपए बच गए। अब आप कहोगे 1000 कैसे बच गए? उस ग्राउंड में कचरा होता तो मच्छर होते, कचरा होता तो कीड़े होते, कचरा होता तो बीमारियां होती। आपने कचरा साफ कराया 300 में और हजारों रुपए की दवाई आपने बचा ली। जो वातावरण बीमार होता उसको आपने बीमार होने से बचा लिया। तो आपने एक तरफ पैसा दिया तो दूसरे तरफ लाखों का सामान आपने सेव कर लिया। नहीं आ रही बात समझ में? ये उसी तरीके से जैसे हम अपने घर में रंग पेंट कराते हैं, हजारों रुपए का कराते हैं, लेकिन करोड़ों का मकान सेव कर लेते। लेकिन अगर हम किसी को मात्र भीख बतौर पैसा देते हैं तो मात्र पैसा आपका फ्री चला गया, उससे कोई काम रिटर्न नहीं आया। इससे निकम्मापन बढ़ा। आपने पैसा तो दिया लेकिन आपको रिटर्न क्या आया? कुछ नहीं। इससे अर्थव्यवस्था डगमगानी है। समझ में आ रही बात? आपके जेब में 100 रुपए हैं, आप यदि 100 रुपए पानी में बहा दें तो आप कल बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन आप 100 रुपए का कोई सामान घर ले आए, 100 रुपए दें बदले में सामान ले आए, तो आप बर्बाद नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि अगर आपने 100 खर्च करे हैं तो बदले में आप कोई संपत्ति लेकर के घर आए। आज भी आपके पास 100 रुपए हैं, आपको 2 लाख रुपए थे, आपने 2 लाख दिया, सोना ले लिया, आज भी आपके पास 2 लाख हैं। क्यों है 2 लाख? आपको 5 लाख दिया, आपने 5 लाख दिए, जमीन ले ली, आज भी आपके पास 5 लाख है। लेकिन अगर सोचिए 5 लाख आपने यूं ही किसी को दे दिए, बर्बाद कर दिए, कुछ बदले में कुछ लिया नहीं, तो अब आप बर्बाद होगा कि नहीं होगे? तो हमारा कहना यह है कि ये 3 साधनों पर किसी भी देश की अर्थव्यवस्था निर्भर करती है और किसी भी देश का गरीब होना इन 3 बिंदुओं पर ही निर्भर है। एक, उसका प्राकृतिक साधन ना हो, एक नंबर 2 और नंबर 3 मानव। पक्का? यानी किसी देश का, अच्छा एक बात बताइए, अभी आप रूस और यूक्रेन का युद्ध सुन रहे होंगे। आप हमेशा सुनते हैं कि रूस लगातार खदेड़ता जा रहा है यूक्रेन, हाँ या ना? छोटे छोटे कई देश यूक्रेन के सपोर्ट में हैं, इसके बाद भी यूक्रेन को बचा नहीं पा रहे हैं। कारण रूस बहुत बड़ा देश है। और रूस बड़ा क्यों है? क्योंकि जनता बड़ी है।
नहीं आ रही बात समझ में? अरे भाई, बड़ा देश कब कहलाता है? जब उसके बाद जनता बड़ी हो। हाँ या ना? अब जनता ज्यादा है तो साधन ज्यादा है, पैसा ज्यादा है, हथियार ज्यादा है, तो उसके सामने कई 20-30 देश नहीं टिक पा रहे। और सोचो जनता का होती कम। तो हमेशा ये नकारात्मक पक्ष नहीं, ये नकारात्मक पक्ष नहीं, हमेशा नकारात्मक। हाँ, ये बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं है। कब? जब जनसंख्या अति बढ़ जाए तब। लेकिन अगर आपके पास संसाधन है तो जनता ज्यादा होना भी जरूरी है, नहीं तो आप उनका उपयोग नहीं कर पाएंगे। पक्का? परसों एक सज्जन से हमारी मुलाकात हुई, रहते एक से एक विद्वान। बोले सर, दिल्ली में बहुत अच्छे स्कूल हैं, बहुत अच्छे स्कूल हैं, इसलिए अच्छे हैं कि दिल्ली छोटी है। उसका तर्क सुनो आप। ऐसे लोगों को हम बेवकूफ कहते हैं। दिल्ली छोटी है इसलिए दिल्ली को कंट्रोल करना आसान है, इसलिए केजरीवाल दिल्ली को कंट्रोल कर लेता है और स्कूल अच्छे से चला लेता है। मध्य प्रदेश बहुत बड़ा है, इसलिए शिवराज सिंह चौहान कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो हमारा मतलब यह है कि जब तुम मध्य प्रदेश कंट्रोल नहीं कर पाते हो तो अभी जो रूस का व्लादिमीर पुतिन है वो तो कह दे कि हम तो अनकंट्रोल हो गए। गलत तो नहीं कह रहे? अरे भाई, फिर तो वो ये कह देगा कि हम बगल आ गए। जब तुम मध्य प्रदेश को नहीं संभाल पा रहे तो उसको तो मतलब तर्क देखो लोगों के कि बड़ा है इसलिए हम कंट्रोल, और जब तुम्हारे बस का नहीं इतना बड़ा है तो प्रभु तुम चुनाव लड़का हो रहे। दुनिया चाहती है कि हम बड़े से बड़े देश के राजा बने, चाहती है ना? जैसे हम हैं, पहले हमारे यहां 20 बच्चे पढ़ते थे, फिर हम चाहते हैं हमारे यहां 2000 बैठे, आज हमारे पास 300 बैठते हैं, 2000 बैठे, और फिर हम कहेंगे हम इसलिए नहीं पढ़ा पा रहे कैसे हमारी कोचिंग बड़ी है। पढ़ा काहे को रहे? तो कई बार इनका नेगेटिव पॉइंट बना लिया जाता है अपनी कमियों को बचाने के। ओके? तो ये तीनों साधन हमें उपलब्ध होना चाहिए। अब अगर इनमें से कोई भी एक कम है, आपके पास कोई भी एक कम है, जनता तो है लेकिन साधन नहीं है, जनता है साधन है मशीनें नहीं है, सुन रहे हो? अब कोई भी एक काम में वीक हुए तो मतलब ओवरऑल वीक हो जाएंगे आप। अब देखिए, विकसित अर्थव्यवस्था कौन सी कहलाएगी? जिसके प्राकृतिक, भौतिक और मानवीय सभी पर्याप्त मात्रा में हो। आज अमेरिका विकसित क्यों है? अमेरिका एक बड़ा देश है, अमेरिका की जनता कम नहीं है, थोड़ी बहुत कम है, सुन रहे हो? उसके पास साधन भी है, प्राकृतिक साधन भी है और जनता भी है। हाँ है ना? आज रूस पूरे वर्ल्ड को क्यों टक्कर दे रहा है? साधन है, जनता है, प्राकृतिक साधन भी है। हाँ है ना? तो यहां की अर्थव्यवस्थाएं इसीलिए स्ट्रांग है। तो आप समझ गए ना? चलिए, अब अल्प विकसित देश कैसे समझे हम? जैसे कई सारे देश अपने आप में भले बने रहे कि हम बहुत विकसित हैं, लेकिन अर्थव्यवस्था कहती है कि हम कैसे जाने कि वहां अल्प विकसित देश हैं। अल्प विकसित शब्द सामान्यतः उन अर्थव्यवस्थाओं के संबंध में कहा जाता है जहां उस देश के लोगों का रहन सहन का स्तर काफी निम्न होता है, क्योंकि वहां पर उत्पादकता का स्तर कम, एवं देखो उत्पादकता का स्तर कम और जनसंख्या का स्तर अधिक होता है, प्रति व्यक्ति आय का स्तर निम्न पाया जाता है। हाँ या ना? अब अल्प विकसित अर्थव्यवस्थाएं विशेषताएं क्या क्या हैं? निम्न प्रति व्यक्ति आय, यानी हर आदमी की आय जो है वो कम है। पक्का? निम्न जीवन स्तर, निम्न, पक्का?
अच्छा, एक बात और, अर्थव्यवस्था के अंदर हम एक चीज और आपको बताएं। अर्थव्यवस्था में एक विकसित आदमी कौन माना जाता है? जैसे मान के चलिए आपकी इनकम है, आप 70,000 रुपए महीने कमाते हैं, 70,000 के लायक आप मकान, कपड़े, आपके साधन, आपकी पढ़ाई और आप उस स्टेटस का खर्च करते हैं, तो आप उस स्टैंडर्ड के रहते हैं। कई बार अपने अपने गांव में कंजूसों को देखा होगा, उनने हैं करोड़ों, लेकिन 3rd क्लास कपड़े, भोजन पता चला, अब बताने की जरूरत नहीं है ना। ऐसे लोग एक्चुअली अर्थव्यवस्था में अच्छे लोग नहीं, बल्कि रुपए दबाने वाले। उनने रुपया लिया और तिजोरियों में जाम कर दिया। तो मार्केट से मात्र, वो बड़े लोग नहीं, वो मात्र रुपया गोल करने वाले लोग हैं। उनका जीवन स्तर अच्छा नहीं है, फटी शर्ट है, कपड़े अच्छे नहीं है, मेले कपड़े हैं, साबुन पे खर्च ना हो जाए। सुन रहे हो? पता चला हर चीज, बच्चों को पढ़ा नहीं रहे, पैसा खर्च ना हो जाए। तो बड़े लोग नहीं है, एक्चुअली केवल रुपया आपने दबा दिया है, मार्केट से उठाया और अलमारी में ठूस दिया। सुन रहे हो? क्योंकि किसी व्यक्ति के विकसित होने का अर्थव्यवस्था कहती है कि आप विकसित कब हैं? जब आप अच्छा जीवन स्तर जीते हैं, आपके भोजन का स्तर अच्छा, आपके कपड़े पहनने का स्तर अच्छा, आपकी शिक्षा व्यवस्था अच्छी। सुन रहे हो? तब आप एक विकसित व्यक्ति हैं। सुन रहे हो? अदरवाइज आपके बैंक लॉकर में क्या है, इससे कोई लेना देना। आप विकसित आदमी नहीं, एक्चुअली आप कंजूस आदमी हैं और आप मात्र रुपया को दबाने वाले आदमी। आप विकसित नहीं है। आप अब अल्पविकसित, निम्न प्रति व्यक्ति है, निम्न जीवन स्तर, जनसंख्या वृद्धि दर, यानी ऐसा देश के साधन तो नहीं और लगातार जनसंख्या का हो रही बढ़ रही। सुन रहे हो? लगातार जनसंख्या, अरे क्लियर है? अब इस जनसंख्या दर के बढ़ने का कारण क्या है? क्या है इसका मेन कारण? इसका मेन कारण अभी अपन ने कहा कि आपका जीवन स्तर अगर अच्छा नहीं है, मतलब एक बात तय है कि आपकी शिक्षा अच्छी नहीं है। अब आपकी शिक्षा अच्छी नहीं है तो अब आप देखिए, आप शिक्षित व्यक्ति नहीं, आपको पता ही नहीं कि हमारे साधन कितने हैं, हमारी कमाई कितनी है और हमें परिवार कितना पैदा करना है। आप क्या कर रहे हैं? आपके पास, भारत के पास है, किसी देश के पास साधन कम है और जनसंख्या ज्यादा कर ली। आपका जमीन है 2 एकड़, आपके सदस्य हो गए 12, तो निश्चित तौर पर आप बर्बाद हो गए। अब आप अशिक्षित हैं तो अब क्या होगा? जैसे पाकिस्तान में हाल क्या है, आप और देशों को भी देख लें, यहां तक कि भारत के अंदरूनी हालात देख लें। अब आप अशिक्षित हैं तो एक तरफ कट्टर हिंदू, एक तरफ कट्टर मुसलमान। अब हिंदू कह रहे हैं कि देखो मुसलमानों से टक्कर लेना है, ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करो, जनसंख्या बढ़ाओ। अब जो प्रवचन दे रहे हैं खुद ही नहीं जानते कि हम कह का रहे हैं। या कट्टर मुसलमान है, उनने कहा अपनी जनसंख्या कम है, अब उनको जनसंख्या ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना है। अब निश्चित तौर पर है, चाहे तुम धर्म बचाने के लिए खूब ज्यादा जनसंख्या बढ़ा लो, जब बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे तो कुत्ता बिल्लियों जैसे सड़क पर फिरोगे। निश्चित तौर पर है, जब ज्यादा कुत्ते जन्म ले लेते हैं तो सड़क पर फिरते हैं। तो अब चूंकि मेन क्या है? शिक्षा। आपको पता नहीं, आप इंटेलिजेंट नहीं, आपको नहीं पता है कि हम कितने दर तक सुरक्षित हैं। आपको यही बात, चाहे डॉक्टर खान हो और चाहे डॉक्टर पांडे, यानी चाहे हिंदू हो, वो डॉक्टर कभी नहीं कहेगा कि मुसलमान बढ़ाओ, और न डॉक्टर हिंदू कहेगा कि बढ़ाओ, क्योंकि वो शिक्षित है, उसे पता है कि ये सब चीजें नुकसानदायक है। समझ में आ रही बात? लेकिन अशिक्षित व्यक्ति ये जरूर कहेगा। समझ में आ रही है? अरे क्लियर है? तो आपका जनसंख्या का लगातार बढ़ना एक सबसे बड़ा मैटर है कि आप अशिक्षित हैं
और ये केवल धार्मिक मामलों में नहीं, आपको पता नहीं कि हमारे पास साधन कितने हैं। कई बार आप अशिक्षित हैं, हम सोच रहे हैं हमारे 3 बेटियां हो गई, हम तर हैं तो जब लड़का हुई है तो 3 के चक्कर में 5 और हो गई, पता चला पूरी एक क्रिकेट टीम तैयार हो गई, ठीक, लेकिन किस्मत में लड़का नहीं था, लड़का नहीं हुआ। समझ में आ रही बात? तो अशिक्षा ये भी है कि हम तर हैं जब लड़का हो जाए तो देश को तो पहले ही तार दो तुमने। तो ये भी एक कारण है, क्योंकि आपके जीवन स्तर सही नहीं है। आप जब तक जीवन स्तर सही नहीं जिएंगे, आप शिक्षा अच्छी नहीं लेंगे, शिक्षा अच्छी नहीं लेंगे तो इन कुंठाओं में घिरे रहेंगे। आप सुन रहे हो? आपको नहीं पता होगा कि न लड़के तारते हैं न लड़कियां तारती हैं, व्यक्ति अपने कर्मों से तरता है। आपके कर्म अच्छे हैं तो निश्चित तौर पर ईश्वर आप पर कृपा करेगा, चाहे लड़का हो या लड़की हो, उसके पिंडदान करने से कुछ नहीं होना। ओके? लेकिन चूंकि आप अशिक्षित हैं, इसलिए लोग आपको बेवकूफ बनाने में लगे। चलिए, जनसंख्या, बेरोजगारी एवं अल्प रोजगार का ऊंचा स्तर क्या होता है? अब कहीं की अर्थव्यवस्था क्या होती है सबसे ज्यादा? आप देखेंगे कि पहली बात तो जनता ज्यादा है और रोजगार कम है, हाँ है ना? किसी भी देश में यदि लोगों के पास रोजगार नहीं है तो एक बात याद रखिए, आप उन्हें कुछ भी दे दीजिए, मकान दे दीजिए, गेहूं चावल सब दे दीजिए, लेकिन अगर रोजगार कम है, देखिए जरा अर्थव्यवस्था की पॉइंट ही, अगर रोजगार नहीं है तो लगातार आप निचले दर्जे पर जाएंगे, आप कभी इंप्रूव नहीं होंगे। ये कई बार मुद्दे आते हैं, जैसे आपने सुना होगा सरकारें वोटें लुभाने के लिए, आपने अभी देखा होगा हम फ्री के मकान दे रहे हैं, फ्री का ये दे रहे हैं, फ्री का वो दे रहे हैं। ये लुभावने अवसर तो देते हैं, लेकिन आप सोचिए अगर 2.5 लाख का एक मकान, अगर एक गांव में एक बार में निकले 100 मकान, 2.5 लाख का गुणा 100 में करिए, 2.5 करोड़ हो गए। अगर 2.5 करोड़ का एक छोटा सा कारखाना उस गांव में खोल दिया जाए, अगर मान लीजिए बीड़ी कारखाना भी खोल दिया जाए, तो वहां पर कई महिलाएं पुरुष रोज आमदनी कमाने लगेंगे। जब रोज पैसा आएगा तो उनके जीवन का स्तर सुधरेगा, जीवन का स्तर सुधरेगा तो निश्चित बात है देश का स्तर सुधरेगा। लेकिन अगर हमने आपको वन टाइम हमने आपको मकान दे दिया, अब आपके पास रोजगार का कोई साधन नहीं है, तो वो मकान आपके किसी काम का नहीं है, आपका जीवन स्तर नहीं सुधरेगा। लेकिन दिक्कत ये है कि अगर आप ये कह रहे हैं, जैसे मान के चलिए मंच से हमने ये बात कही कि अगर रोजगार के बदले मकान और मकान के बदले रोजगार दिया जाए, तो आपको सबसे पहले रोजगार लेना चाहिए। क्या लेना चाहिए? लेकिन अब फिर वही बात, अगर ये बात मंच से कही जाए तो लोग कहेंगे कि सर पगले आ गए हैं, इतना अच्छा 2.5 लाख को मकान मिल रहा है, छोड़ गए हम। समझ में आ रही बात? और सर तो सरकार के विरोधी हैं, जो फ्री के मकान को बताओ अब तक दूसरे बनवा नहीं पाओ, हमें फ्री को मिलो कितना छोड़े रहो। लेकिन नहीं, एक्चुअली ये मुद्दा है आपकी शिक्षा। अगर आप शिक्षित होते, अगर आप शिक्षित होते तो आप कैलकुलेट कर पाते कि आप हमें वन टाइम 2.5 लाख मत दीजिए। वही मुद्दा है। अगर हम आपसे कहें कि हम आपको एक बार में 100 आम दे रहे हैं, और या फिर हमसे आप एक आम का पेड़ ले लीजिए, तो ज्ञानी व्यक्ति पेड़ लेगा ना कि 100 आम, और अज्ञानी व्यक्ति क्या करेगा कि पेड़ का है, कछू नहीं काखे हमें तो 100 आम दे दो, 100 आ गई हो गए। लेकिन क्योंकि उसका कैलकुलेशन अच्छा नहीं है, तो वो अशिक्षा इस बात का मेन मुद्दा है। चलिए, तो एक बात आती है कि रोजगार का निम्न स्तर। अच्छा, अल्प रोजगार क्या कहलाता है? अल्प रोजगार कहलाता है कि साल में आपको जो, एक तो आप परमानेंट, अभी एक अध्याय है रोजगार और बेरोजगारी। एक मुद्दा और आता है कि जब आप कुछ समय के लिए तो रोजगार में रहते हैं, हाँ ना, लेकिन वो सीजन निकल जाने के बाद आप बेरोजगार हो जाते हैं। मान के चलिए अभी कई लोग गर्मियों में आइसक्रीम का धंधा करते हैं, लेकिन जैसी गर्मियां खत्म बेरोजगार।
कई लोग गर्म कपड़े का धंधा करते हैं, तो गर्म कपड़ा कब तक बिकेगा? जब तक ठंड चलेगी तब तक ही चलेगा ना। इसके बाद बेरोजगार हो जाएगा। अच्छा, पूंजी निर्माण की निम्न दर, ये अल्प विकसित देश की विशेषता है कि यहां पर ज्यादातर लोगों के पास पूंजी नहीं है। आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं, अब बिजनेस की बहुत बड़ी विशेषता है, आप बड़े दुकानदारों के पास जाइएगा, रोज का बिजनेस 0.1% होता है और बाकी का माल उनके गोदाम में पड़ा रहता है। अगर आप में इतनी क्षमता है कि आप इतना करोड़ों रुपए फंसा कर रख सकते हैं, तो आप बिजनेस कर सकते हैं। आप अगर चाहते हैं कि हम कपड़े का बिजनेस करें और आप 5 शर्ट खरीद के लाएं और सोचें कि 5 बिक जाएं तो और 5 ले आएं, तो आप दुकान नहीं चला सकते। आपको करना क्या होगा, हजारों शर्ट लाकर गोदाम में रखना होंगी, बिकेंगी 5, पड़ी रहेंगी हजारों। अब आपकी क्षमता हो तो बिजनेस करो। नहीं आ रही बातों में? आप लोहे का धंधा करना चाहते हैं, आप सोचो कि हम 2 टन लोहा बुलवा लें, वो बिक जाए, सो हम फिर बुलवा लें, तो आपका दुकान चलने वाला। आपको चाहिए कि आपका चारों तरफ करोड़ों टन लोहा पड़ा रहे, फिर लोग आए और आपसे खरीद करके ले जाएं। और अगर आपकी क्षमता हो, ये क्षमता कब होगी, जब आपके पास पूंजी होगी। तो पूंजी निर्माण। आय की विषमता, आय की विषमता में सबसे बड़ी बात क्या है, जो हमने आपको बताया कि गरीब देशों में क्या होता है कि सबसे बड़ी बात, एक आध जन की आय तो ज्यादा है, लेकिन ज्यादातर लोगों की आय कम, यानी आय अलग अलग है। ठीक है, अब महत्वपूर्ण जानकारी, 2 मिनट हम आ रहे हैं, थोड़ा सा इसके सेल बदल रहे हैं हम। ठीक है, फिर हम आगे, ये बातें आपको समझ में आई हैं? क्योंकि भैया इसकी बारीक बातें, बहुत क्वेश्चन बदल बदल कर पूछे जाएंगे, बड़े आराम से इन बातों को समझिएगा। कौन दो?
चलिए अभी देखिए बहुत अच्छे पॉइंट इसमें आने वाले हैं। कोर्स कम है इसका और हम बार बार आपसे कह रहे हैं बेटा बहुत आराम से समझिएगा, क्योंकि ये एक ही बार हम आपको पढ़ा पाएंगे। सुन रहे हो? और इनका जब आप तुलनात्मक अध्ययन पढ़ेंगे तो आपका आईक्यू डेवलप होगा। देखें यहां पर अगर हम देखें, एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है। भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया, ये बातें हम आपको बता चुके हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अपनाई है अमेरिका ने, समाजवादी अपनाई है और भारत ने अपनाई है मिश्रित। याद रखिएगा भारत ने कैसी अपनाई? अरे क्लियर है? और ये काय पर आधारित है? फ्रांस पर। काय पर? बहुत ध्यान से देख लो। पूंजीवादी अमेरिका में है, समाजवादी रूस में है, फ्रांस ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया है। अरे क्लियर है? विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका, दूसरे नंबर। देखो अब चीन के पास जनता ज्यादा है लेकिन फिर भी अर्थव्यवस्था स्ट्रांग है। ठीक। आर्थिक नियोजन यानी प्लानिंग करने वाला देश पहला है रूस, जबकि परिवार नियोजन पर ध्यान देने वाला है चीन। ओके, तो परिवार नियोजन कार्यक्रम सबसे पहले कहां चला? चीन। ओके, अब आते हैं वन मुद्दे पर। अभी हमने आपको मात्र डिवाइडेशन समझाया, अब इनकी हमें बारीकी से ध्यान देना है कि आखिर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में हमें क्या लाभ हैं, क्या हानियां हैं। ओके, इसका बेस हमने कल बढ़ाया था या नहीं बढ़ाया था? जोर से बोलो, पढ़ाया था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषताएं देखें आप। सबसे पहली बात, उत्पत्ति के साधनों पर निजी स्वामित्व। ओके, यानी जो उत्पत्ति के साधन है, चाहे वो जमीन हो, चाहे कारखाने हो, चाहे कुछ भी हो, उस पर निजी स्वामित्व। ओके, आगे बढ़े, आर्थिक स्वतंत्रता। क्या? आर्थिक स्वतंत्रता किस बात की? भैया प्राइवेट है, हमें 2 लाख लगाना या 10 लाख, छोटी दुकान खोलना या बड़ी दुकान, कपड़े की खोलना या किसी और चीज की, हम स्वतंत्र हैं। पैसे से हमें कौन सा बिजनेस करना है, कितना करना है, ये हमारे ऊपर निर्भर है। आगे बढ़ते हैं, लाभ की भावना। एक बात याद रखना, यहां पर जनता की सेवा मायने नहीं रखती, यहां पर हर पूंजीवादी, डाउन आवाज नहीं, यहां पर कोई पूंजीवादी अगर अपना पैसा लगाता है, कोई कंपनी खोलता है, साबुन की, बिस्किट की, टूथपेस्ट की, दुनिया के कोई सामान की कंपनी, कार की, मोटरसाइकिल की, सुन रहे हो? तो उसका मूल उद्देश्य जनता की सेवा नहीं है, मूल उद्देश्य है से ज्यादा पैसे कमाना। हाँ है ना? हमारा माल ज्यादा बिके, हमारे पास पैसा ज्यादा। ओके, तो पूंजीवादी व्यवस्था की मूल भावना जो है वो है लाभ कमाने की भावना। क्या है? अरे क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल, अब सरकारी स्कूल देखिए, प्राइवेट स्कूल देखिए। सरकारी स्कूल का मूल उद्देश्य है जनता की सेवा। बच्चों से फीस नहीं चाहिए लेकिन बच्चों को पढ़ाना है। आप सरकारी कॉलेज चले जाइए, पता चला 1200 फीस है साल भर की। वहीं प्राइवेट कॉलेज चली आइए, 2.5 लाख फीस है। मिनिमम की बात कर रहे हैं। अरे क्लियर है? अब आप सेंट्रल स्कूल चले जाइए, गवर्नमेंट के सेंट्रल स्कूल बहुत वीआईपी, उसके बाद फीस नॉर्मल। है ना? क्योंकि उद्देश्य क्या है? जनता की सेवा, जनता की। लेकिन वहीं पर यदि आप प्राइवेट स्कूल चले जाइए, वीआईपी 1 लाख से शुरुआत। सुन रहे हो? कारण ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाना, ज्यादा से। अच्छा, शोषण पर आधारित, टाइपिंग मिस्टेक है, शोषण पर आधारित। याद रखिएगा, प्राइवेट कंपनी, हम हमेशा आपसे कहते हैं, कई बार चर्चाएं करी हैं,
ये पूरा मैटर आप कर्मचारी लगाएंगे, कर्मचारी को कम से कम वेतन देंगे, कोशिश करेंगे कम वेतन पर ज्यादा कर्मचारी मिल जाए, वेतन में 5 घंटे का काम कराएं 11 घंटे। अभी आपने देखे होंगे, अब यहां से बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने भी देखे होंगे, नए 21 से 24 साल के बच्चे प्राइवेट कंपनियां ज्वाइन कर लेते हैं। खास तौर पर आपने देखा होगा फाइनेंस कंपनियां, मोबाइल कंपनियां, हाँ या ना? आप लोग बीमार हो, बोर हो रहे हो? और आपने देखा होगा कि इन बच्चों को 15,000 रुपए की एक आम सैलरी पर कंपनियां तपाक से, जैसे ही इनका लेटर गया, इनने अपना रिज्यूम रखा और इनको तपाक से कंपनियां ले लेती हैं कि आ जाओ और हमारे यहां काम करो। लेकिन आपने देखा होगा कंपनियां बहुत पुरानी हैं, लेकिन यहां पर आपने कभी कोई बूढ़ा आदमी नहीं देखा होगा। आप HDFC बैंक चले जाओ, आपको सारे कर्मचारी यंग मिलेंगे, आपको बूढ़ा प्रबंधक तक नहीं मिलेगा। आपको फाइनेंस कंपनी चले जाओ, पता चला 22 साल का लड़का मोटरसाइकिल फाइनेंस कर रहा है, कार फाइनेंस कर रहा है। इनका मूल उद्देश्य क्या है? इनका मूल उद्देश्य शोषण है। क्या शोषण है इनका मूल उद्देश्य? एक, तनख्वाह कम। अब इनने एक अविवाहित लड़का, यंग लड़का पकड़ा। अब अविवाहित है, यंग है, एनर्जी से भरा है। सुन रहे हो? एनर्जी से भरा है। सुबह 8 बजे बुलाओ, बस मीटिंग में बुलाओ, थोड़ी तारीफ कर दो, अरे यार ये तो बहुत ब्रिलियंट लड़का है यार, बहुत बढ़िया, बहुत मेहनत करता है, एक शील्ड पकड़ा दो। ठीक है? अब भैया सुबह 8 बजे आ गए। अब इनने क्या किया? कंपनी में 5-6 बजे तक तो कंपनी खुली रही, सो कंपनी का काम किया। कंपनी बंद हो गई, सो साहब ने कहा कि अरे यार फाइल डिस्पैच करना है, आज ये काम निपटा नहीं है, जरा तुम मेरे साथ बैठो, बन थोड़ा से ही चाय पिएंगे। सो भैया से रात के 11 बज गए। अब आप ओवरऑल देखो, मीठी मीठी बातें देकर के सुबह 8 से रात के 11, 8 से 8 12, हाँ या ना? आपको तनख्वाह दी 5 घंटे की, कितने घंटे की? तनख्वाह मिली 5 घंटे की, काम लिया 15 घंटे, यानी 45,000 की तनख्वाह और काम केवल 15,000 में करा लिया। अगर यही आदमी हम कह देते कि एक आम आदमी जो शादीशुदा है, परिवार वाला है, उस आदमी से आप कहोगे नौकरी करो, तो वो क्या कहेगा? साहब 11 बजे आएंगे, शाम को 5 बजे हम घर चले जाएंगे, क्योंकि हमारे बच्चे हैं, हमारा परिवार है, हम तुम्हारे साथ सुबह 8 बजे नहीं आ सकते और रात के 11 बजे तक तो कतई नहीं रोक सकते, हाँ या ना? क्योंकि हमारा भी परिवार है। इसीलिए लोग हायर करते हैं नए लड़कों को, और जब जेई लड़का परिवार वाले हो जाते हैं, ये इनका टारगेट पूरा नहीं कर पाते, और जब ये टारगेट पूरा नहीं कर पाते तो कैसे नहीं कैसे करके इनको कंपनियों से बाहर कर दिया जाता है, और उस समय तक ये हो जाते हैं ओवर एज। सुन रहे हो? ओवर एज हो जाते हैं। अब ये ना अपना काम धंधा करने के लायक बचते हैं और ना किसी जॉब की तैयारी के लायक बचते हैं, और एक कंपनी से आ जाते हैं सडनली बाहर और बहुत ज्यादा डिप्रेशन में आ जाते हैं। तो ये प्राइवेट कंपनी, और ये हम नहीं कह रहे, आपका अर्थशास्त्र कह रहा है कि ये केवल काय पर आधारित है? शोषण। ओके? ये जो आपको लजीज पैकेज देते हैं, ये एक्चुअली आप नहीं जानते कि आपसे कितना ज्यादा काम करा रहे हैं और ले कितना रहे हैं। ओके? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्चुअली ये मूल्य यंत्र का मतलब है मूल्य पर आधारित है। प्रतियोगिता, कल हम बता चुके कि इसमें कंपटीशन बहुत ज्यादा है। एक कंपनी का कंपटीशन दूसरी कंपनी से बहुत ज्यादा है, इसलिए लगातार ज्यादा माल बनाना, अच्छे से अच्छा माल बनाना, और यहां पर ग्राहक सर्वोपरि हो जाता है। इसीलिए इसमें एक ही अच्छी विशेषता है कि प्रतियोगिता ज्यादा होने के कारण ग्राहकों को अच्छे से अच्छी क्वालिटी मिलती है। अब हमने कल मोबाइल का उदाहरण दिया था,
हमने आपको कार का उदाहरण दिया, पहले केवल कार आती थी, सुन रहे हो? फिर उन्होंने कहा हमारी कार में ये भी है, साउंड भी है। उन्होंने कहा तुम्हारी कार में साउंड अकेले, हमारे में स्क्रीन भी है। बोले तुम्हारे में स्क्रीन है, हमारे में टच स्क्रीन है। तो आपने देखा कंपनियां एक दूसरे को टक्कर देने के चक्कर में लगातार क्वालिटियां क्या कर रही हैं, बढ़ा रही हैं, सुविधाओं को बढ़ा रही। ओके, चलो। अनियोजित, कोई प्लानिंग नहीं है, पक्का कोई प्लानिंग नहीं है कि हमें कब कितना माल बनाना है। बस एक ही चीज दिमाग में है, पैसा ज्यादा कमाना है। इससे हमेशा क्या होता है, कई बार माल इतना ज्यादा बन जाता है कि माल रद्दी हो जाता है और कई बार माल छुपा लिया जाता है। इससे काला बाजारी शुरू हो जाती है और महंगाई बढ़ जाती है। तो अनियंत्रित है। कैसा है? सुन रहे हो? व्यापार चक्रों का होना, फिर वही बात, व्यापारियों के हाथ में है। जब उनको लगता है कि हमें ये माल बनाना है तो बनाते हैं, नहीं बनाना है तो नहीं बनाते। उपभोक्ता की प्रभुसत्ता यानी कस्टमर, ध्यान रखना, प्राइवेट कंपनियों में कस्टमर ही सब कुछ है, कस्टमर की इच्छा ही सब कुछ है। आपने देखा होगा, आप होटल जाइए, पैसा दीजिए, आपको सारी चीजें व्यवस्थित मिलेंगी। आप कहीं पर भी जाइए, अस्पताल जाइए, प्राइवेट अस्पताल जाइए, वो तो कह रहे काउंटर पे बस का रखिए पैसा और अपने मरीज को छोड़ दीजिए, अब आपको कुछ नहीं करना, हमारी कंपनी सब कुछ करेगी। यहां तक कि मरीज का बिल्कुल आपको लेटरिन, बाथरूम, कपड़े बदलना, सब कुछ आपको सेवा करने की आवश्यकता। आप तो एक ही सेवा करिए, घर से बंडल ले आइए। सही है ना? तो कंपटीशन है कि हमारे यहां इतनी सुविधाएं, हमारे यहां इतनी सुविधाएं। सुन रहे हो ना? चलिए देखते हैं जरा। अब उत्पत्ति के साधनों पर निजी, वही पॉइंट है जो हम आप पढ़ चुके हैं अभी। उत्पत्ति के साधनों पर निजी स्वामित्व तो निश्चित तौर पर एक खेत हैं, खलिहान हैं, जंगल हैं, जहां से चीजें उत्पन्न हो रही हैं। अगर उदारवादी अर्थव्यवस्था है तो इसका निजी स्वामी होगा। देखो जरा, तो ये पढ़ चुके हैं। अब सीधा आर्थिक स्वतंत्रता। आर्थिक स्वतंत्रता का मतलब हम आपको बता चुके, हमें अपना व्यापार चुनने की स्वतंत्रता है। सुन रहे हो? हम स्वतंत्र हैं, हमें कपड़े का व्यापार करना है या लोहे का करना है या सोने का करना है या आइसक्रीम बेचना है। चलो, लाभ की बात ये भी हम आपको बता चुके, नहीं बताइए? उदारवादी अर्थव्यवस्था में यानी प्राइवेट अर्थव्यवस्था में केवल और केवल दिमाग में एक ही चीज है, क्या? ओके, चलो। अच्छा, एक बात हो, आपने देखा होगा जैसे HDFC बैंक प्राइवेट है, खिंच के बैठे आप। और भी बैंकें देखें आप जो प्राइवेट हैं, वहीं LIC देखें, राष्ट्रीयकृत है। LIC में अगर आपने बीमा करा रखा है अपने पिताजी का, माताजी का, दादाजी का, और सडनली उनकी मृत्यु हो जाए तो जैसे ही आप मृत्यु प्रमाण पत्र लगाएंगे, थोड़ी सी जांच के बाद आपका पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा। आप प्राइवेट कंपनी से बीमा कराइए, प्राइवेट कंपनी से बीमा कराइए, बीमा की किस्तें लेने तो आदमी टाइम पर आएगा, दम छपाक से 12 बजे नहीं, और एक सूट बूट पहने आदमी आपके दरवाजे किस्त दो श्रीमान जी, हम ये सुविधा देंगे, वो देंगे, ऐसा वैसा, और अंग्रेजी में 2-2 4-4 वर्ड बोलेगा, आपको लगेगा बहुत बढ़िया है। आपसे कहेगा स्वास्थ्य बीमा करा लो, और उस समय क्या लजीज ऑफर दिए जाएंगे, आपको कुछ नहीं करना, बस बीमा कराना है 5000 का, फिर तुम बीमार हुए अस्पताल जाओ, कार्ड दिखाओ तो फ्री इलाज। सच बताना, होता है ऐसा? अरे होता है। आप 5000 दीजिए, 10 दीजिए, 15 दीजिए, बस आपको एक कार्ड मिलेगा, फिर आपको अस्पताल जाना है, आपको ये करना वो करना, बस आप भर्ती हो जाइए, बाकी सब कंपनी करेगी। सुना है? लेकिन ये तो हो गई अभी देने की बात। अब बात क्या की आई? लेने की बात आई। तो अब कहां आ गए? अब पेपर पढ़िएगा रोज। मृत्यु हो गई, अब मृत्यु हो गई, मान के चलो हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई। अब तुमने प्राइवेट कंपनी से कहा, मान के चलिए HDFC बैंक से आपका बीमा था, आपने कहा कि हमारा भैया पैसा दो,
इतना लंबा कागज देंगे, फिर जांच बैठेगी, दिल को ऐसे नहीं रुकना था, ऐसे रुकना था। ये हमारी पॉलिसी में नहीं आता। अगर दिल का दायां भाग बंद हो जाए तो हमारी पॉलिसी में नहीं आता, बायां बंद होता। दो आलिंग हैं, दो निलय हैं, तो जब निलय बंद हो जाए तो एचडीएफसी पैसा देती है, आलिंग बंद हो जाए तो नहीं देती है। और धोखे से तुम कहते हो नहीं साहब निलय बंद हुआ था, तो नीचे वाला निलय नहीं, ऊपर वाला निलय बंद होता तो हम पैसा देते, नहीं तो हम पैसा नहीं देते। नहीं आ रही बात सुन। तो सारे नाटक बस अब पैसा देना ना पड़े, और ये गवर्नमेंटों की मिली भगत से होता है। लाखों करोड़ों रुपया रोज जनता से उगाते हैं, और मरता कोई एकाध आदमी है हजारों लोगों में। एक एज के, जैसे आप देखते हैं बीमा हम सब लोग भरते हैं रोज, हमारे मम्मी पापा भर रहे, हर महीना किस्त भर रहे, लेकिन हर महीना हर आदमी की मम्मी पापा मर तो नहीं रहे, यानी एक आध कभी, लेकिन उतने में भी पैसा देने में दर्द। अब जाओ सो केस लड़ो, अभी किस्तों में केस नहीं लड़ने, किस्तें तो हमारा आदमी तुम्हारे दरवाजे पर आएगा, और ऑनलाइन सुविधा है, आप सीधा हमारे खाते में डालो। लेकिन जब आप पैसा लेने उनके दरवाजे जाओगे तो अब आपको लड़ना पड़ेगा केस, आपको लड़ना पड़ेगा केस। और केस जब आप लड़ेंगे तो आप चक्कर काटेंगे अदालत के, 5 साल आप केस लड़ेंगे, मान के चलो जीत गए, सो उनने हाई कोर्ट लगा दिया, मान के चलो हाई कोर्ट से भी आप जीत गए, उनने सुप्रीम कोर्ट लगा दिया, और अंत में आपका लड़ने वाले का जीवन समाप्त हो गया, लेकिन उसे अपने पिता का बीमा नहीं मिला। हम आपको यहां रिकॉर्डिंग सुना देंगे, क्योंकि हम तो इन दोनों मोहल्लों में हैं। हमारे पिताजी भी 2016 में खत्म हुए, एचडीएफसी बैंक से बीमा था। आप विश्वास मानो, एक साहब आए थे, एक टीम आई थी जबलपुर से हमें समझाने, स्पेशल काय के लिए, हमें केवल समझाने। हमारे पिताजी को ब्रेन अटैक आया था, बीमा था 25 लाख का। अच्छा किस्मत की बात, लोन भी 25 लाख का था एक। तो आया, हमने उनसे कहा कि भैया ये कागज है, हमारे पिताजी की डेथ हो गई, अब हमारा बीमा दो, सो हम आपका लोन का कर दें, जमा कर दें। उन्होंने कहा कैसे डेथ हुई? हमने कहा श्रीमान जी वो ब्रेन अटैक आया था, नेचुरल डेथ है। बोले ये हम रिस्क कवर नहीं करते। हमने कहा कैसे कवर करते? मर्डर में, भाई आदमी सुसाइड करे, काय में? बोले नहीं, नेचुरल डेथ में तो करते, लेकिन ऐसे कवर नहीं करते। तो हमने कहा कि यमराज का फार्मूल लगाओ कि भाई कौन में कितने यमराज आए हैं जब तुम पैसा दो। तो आप इनकी नीचता देखो। आप पेपर पढ़िएगा, पेपर पढ़े रोज पढ़ना आप। ये सरकारों की मिली भगत से होती है। जितने भी आप भरते हो ना, आप गवर्नमेंट पॉलिसी के अलावा आप किसी चीज की पॉलिसी कभी मत लिया करो। और अगर जमा कर रहे हो तो अपने मम्मी पापा से कहो कि ले लो जीवनी में, नहीं तो जो जमा कर रहे हो वो भी डूबेगा, और बीमा तो आपको मिलने से रहा। मात्र और मात्र गवर्नमेंट पॉलिसी लो आप, मात्र गवर्नमेंट पॉलिसी बस। नहीं तो अगर आपने हजार भी जमा किया, 5-5 हजार भी हर महीने जमा किया, साल भर में आपने 12 पंचे 60, आपने पेट काट करके अपना पैसा जमा किया, कंपनी एक झटके में कह देगी कि नहीं, ऐसा नहीं मानना, ऐसे मरते तो देते। अब मृत्यु पर अपना तुम्हारा बस तो है नहीं, हमारा और आपका बस है का कि हम के लिख के धर दें कि प्रभु ऐसा हमारी वो बीमा है, कह सकते हो। प्राइवेट पैसा जितना देते समय लजीज लगता है, जितना सुविधा युक्त लगता है, उतना ही खतरीला है। इसलिए एक बात और अर्थव्यवस्था पढ़ाते पढ़ाते बता दें, अगर आपके मम्मी पापा ने प्राइवेट कंपनियों में
अपना बीमा करा रखा हो और इस लोभ से करा रखा हो कि हम मर गए तो 1 करोड़ 2 करोड़, वो कहते हैं 10,000 बस, और 2 करोड़ कवर। वो 10,000 तुम्हारे डूब में जाना है, डूब में, 2 करोड़ नहीं मिलना। और जो 10,000 तुमने जमा करे हैं वो पानी में डूब गए। अपनी पॉलिसियां जिंदगी में कहना वापस करा लो, नहीं तो भूत बन के कवर कराने के लिए फिरोगे लेकिन मिलेंगे नहीं। ये बहुत खतरनाक और कमीने लोग हैं, और आधे से ज्यादा लुटेरे यही लोग हैं। सो इसलिए, और इनका मूल उद्देश्य है ज्यादा से ज्यादा फायदा, ज्यादा से ज्यादा। इनको आपसे किससे चाहिए रहेगी, ये आपके 100 चक्कर लगाएंगे, 100। अभी आपकी एक किस्त बाउंस हो जाए 100 चक्कर लगाएंगे, लेकिन अगर इनका पैसा तुम्हारे पास देने बैठ जाए तो तुम्हारी मैनेजर भी नहीं सुनेगा। इसलिए प्राइवेट लोगों से बहुत दूर। और अगर आपने बीमा कराया भी हो तो बता देना कि ना हमारे सन ने अर्थशास्त्र पढ़ाई है, पापा अगर 1 लाख जमाए और आज 80 नहीं मिल रहे तो 80 का कर लो, निकाल लो। लोगों ने सहारा में पैसा जमा किया, खूब विश्वास था लोगों को, क्या हुआ, आपने रिश्तेदार की मदद नहीं करी, खूब आपने पैसा जमा किया सहारा में, जे किस्तें जमा, जे किस्तें, खूब डायरी बनी, क्या हुआ, हो गए। बस प्राइवेट कंपनियां किसी की नहीं है, इसलिए प्राइवेट कंपनियों का कोई भी, इनका मूल उद्देश्य ही है लाभ। आपको बीमा कराना, आप LIC से कराओ, आप राष्ट्रीयकृत बैंक से आप बीमा कराओ, SBI से भी आप करा सकते हो। SBI सुरक्षित है क्योंकि SBI गवर्नमेंट से संबंधित बैंक है। प्राइवेट बैंक में आपका पैसा भी जमा है ना तो खतरे में, तुम्हें HDFC में 50 लाख जमा करें, कब तुम्हें आत्महत्या करना पड़े कोई भरोसा नहीं, कब बैंक डूब जाए कोई भरोसा नहीं, और बैंक डूबो सो पैसा गए। इसलिए पैसा भी हमेशा राष्ट्रीयकृत बैंकों में जमा करो। जैसे अपने एक्सिस बैंक, ये मान के चलो तलवार लटकी सर पे, अगर जिस दिन बैंक डूबा सो तुम्हारे पैसा गए। आप हमेशा राष्ट्रीयकृत बैंकों में पैसा जमा करें, ठीक है। ये चीजें कुछ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। लाभ की भावना, उद्यमियों मतलब जो पूंजीपति हैं, उनका मुख्य लक्ष्य है लाभ को बढ़ाना, लाभ को, जनता की सेवा करना इनका लक्ष्य। क्लियर है? देखें, शोषण पर आधारित बता चुके हम आपको। ऑटोमेटिक 2 वर्ग बन जाते हैं, एक जो पूंजी लगा रहा है वो बॉस, जो काम कर रहा है वो मजदूर, हाँ है ना। ऑटोमेटिक 2 वर्ग बन जाते हैं, एक पूंजीपति है, एक मजदूर है। पूंजीपति वर्ग हमेशा जो मजदूर वर्ग है इसका शोषण करता है, कम वेतन देना, छुट्टी ना देना, ज्यादा से ज्यादा काम कराना, ज्यादा से ज्यादा ओवरलोड देना। ओके, चलिए चलिए, मूल्य पर आधारित है, देखो जरा, मांग एवं पूर्ति पर आधारित है। जब किसी वस्तु के मूल्य में वृद्धि होती है तब उत्पादक उस वस्तु के उत्पादन में वृद्धि कर देते हैं, और जब इससे उत्पादक को लाभ में वृद्धि होती है, जैसे ही रेट गिरता है बनाना बंद कर देता है। समझ में आ रही है आप? ओके, ठीक है। चलो, प्रतियोगिता, ठीक है ना। अभी हम आपको बता चुके हैं कि प्रतियोगिता सबसे ज्यादा, इसमें बस ग्राहक को थोड़ा फायदा होता है कि यहां पर प्रतियोगिता है। और अच्छा, यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अच्छे से अच्छे कारीगर को चुना जाता है, चाहे टाइपिंग वाला हो, चाहे गाड़ी चलाने वाला हो, चाहे माल बनाने वाला हो। टेस्ट लिया जाता है कि आप अच्छे कारीगर हैं या नहीं। हाँ, लेकिन वहां जाने के बाद इसका शोषण होता है, जितने के लायक है उतने लायक पेमेंट नहीं मिलती। ओके, तो यहां पर प्रतियोगिता है, मूल्य पर अच्छी वस्तुएं खरीदने का प्रयास करते हैं, कम से कम मूल्य लगता है और आपको अच्छी चीजें आपको प्राप्त होती हैं, क्योंकि कंपटीशन है। बिस्किट की 2 कंपनियां, वे कह रहे हमारा 10 रुपया मिले, हम क्रीम वाला दे रहे, क्यों? ये 10 रुपए में दे रहे लेकिन क्रीम वाला नहीं दे रहा। कंपटीशन है, और इस कंपटीशन का फायदा किसको हो रहा? हाँ है ना, ज्यादा से ज्यादा वैरायटी मिलती है,
जनता के पास वैरायटीज आती हैं। आप शर्ट खरीदने जाइए, आप शर्ट खरीदने गए, 10 कंपनियां, 10 ही कंपनियां एक से एक चीज आ रही हैं, तो आपको वैरायटी क्यों मिली? क्योंकि कंपटीशन। हाँ या ना? वही सरकारी होती तो कहते ये कई रंग है, नीला लेने लो, नहीं तो घरे जाओ। समझ में आ रही बात? हमने कल उदाहरण दिया था कि आप प्राइवेट बसों में, लग्जरी बसों में जाओ, एक से एक सुविधाएं। इंदौर जाइए, वहीं पर एक ट्रेन है, पता चला सालों से उसमें रंगाई नहीं हुआ। सुन रहे हो? तो ये सारी बातें हैं। आगे अनियोजित। अनियोजित हम आपको बता चुके कि सारा कंट्रोल एक आदमी के हाथ में, उसका मन ही सब कुछ है, कोई उसके नियम धर्म। ओके, वो जब चाहे माल बना दे, जब चाहे माल रुकवा दे, कितना बनाना है कितना नहीं बनाना है उसकी इच्छा पर निर्भर है। व्यापार चक्र बता चुके। हाँ, उपभोक्ता की प्रभुसत्ता, यानी यहां पर मार्केट में कस्टमर ही सब कुछ है, कस्टमर की इच्छा ही सब कुछ है। क्लियर है? चलिए, पूंजीवादी प्रणाली के दोष। अब इसके दोष क्या है? आय एवं धन की असमानता। सबसे पहली बात तो यह है कि एक वर्ग के पास धन ज्यादा है और दूसरा वर्ग पूरी जिंदगी नौकरी कर रहा है, वो केवल तनख्वाह ले रहा है, खा रहा है, पी रहा है, फिर तनख्वाह खत्म, फिर अगले महीना की तनख्वाह फिर खत्म, और एक वर्ग लगातार धनी होता जा रहा है। दूसरी बात, मजदूर का बेटा मजदूर बन रहा है और पूंजीवादी का बेटा पूंजीवादी बन, भले उसके पास योग्यता हो या ओके। ऑटोमेटिक संघर्ष, मजदूर और पूंजीपति, इन दोनों के बीच ऑटोमेटिक संघर्ष बढ़ जाता है। सुन रहे हो? चलिए, आर्थिक अस्थिरता। बिल्कुल सही। आर्थिक अस्थिरता का मतलब है कभी महंगाई, कभी सस्ता हो गया, कभी महंगा हो गया, कभी हाँ या ना? मार्केट में माल ज्यादा हो गया, सस्ता हो गया, मार्केट में माल कम है, महंगा हो गया। बेरोजगारी, याद रखना, बेरोजगारी क्यों है? लोग कहते हैं, अभी कई सारे मूर्खों से आपने सुना होगा कि सारे प्राइवेट कार्यालय हो जाएंगे तो रोजगार बढ़ जाएगा। यही तुम्हारी मूर्खता है। क्यों मूर्खता है? इसलिए मूर्खता है कि आदमी तुम्हें रोजगार देगा तो पहली बात तो तुम्हारा शोषण करेगा। वही काम 5 घंटे की वेतन देकर के कितना लेगा आपसे काम? 15 घंटे। एक बात। दूसरी बात यह है कि जैसे ही उसका काम निकलेगा वो आपको बाहर कर दे। अभी कोरोना, कारखानों से लाखों लोग बाहर कर दिए गए। क्यों? क्योंकि कारखाने बंद। उन्होंने कहा हमारे पास पैसा नहीं, आप बाहर जाओ, चाहे भले भूखे मरो आप, लेकिन हमारे पास पैसा नहीं। उन्हें पता है कि जिस दिन कारखाने खोलेंगे तुम नहीं सो दूसरे आ जाएंगे। मतलब आपकी कोई गारंटी नहीं, आपके लिए कोई मानवीयता नहीं, आपके जीवन की कोई सिक्योरिटी नहीं। समझ में आ रही बात? यानी हर कदम पर बेरोजगारी का खतरा। ये प्राइवेटाइजेशन है। समझ में आ रही बात? यानी आप कभी भी किसी भी क्षण आप बेरोजगार हो सकते हैं। समझ में आ रही बात? यहां पर पूंजीपति की इच्छा ही आपका सस्पेंशन है। अभी आप सरकारी नौकरी में हो, कलेक्टर साहब से बहस हो जाए, आप ड्यूटी पर हो, कलेक्टर साहब से बहस हो जाए, कलेक्टर साहब आपको सस्पेंड कर देंगे, आप हाई कोर्ट चले जाओगे। तो श्रीमान जी देखिए, हम काम अच्छा कर रहे थे, हमने इनकी बात नहीं मानी, इनने सस्पेंड कर दिया। हाई कोर्ट कहेगा नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते, आपका ट्रांसफर जबरन कर दिया गया, आप हाई कोर्ट चले जाएंगे, आप पर रोक लग जाएगी। लेकिन प्राइवेट में क्या होता है? प्राइवेट में हम बॉस हैं, हमने कहा जाओ सब्जी ले आओ, तुमने कहा हम नहीं जा रहे, हमने बोला खत्म, आज से नौकरी ही खत्म। आप प्राइवेट कंपनियों में सबसे बड़ा बॉस कौन है? जो सबसे बड़ा मालिक, मतलब मालिक पूंजीपति तो है ही। इसके बाद जो डायरेक्टर है, जिसे हम एमडी कहते हैं, जो सबसे बड़ा साहब बनता है, वो कौन बनता है? सबसे बड़ा चाटुकार। अगर आप साहब की नहीं झेल पाए तो कल खत्म नौकरी। मतलब जितनी बॉस की झेल पाओ, मतलब आपकी नैतिकता का कोई यहां मूल्य नहीं। मतलब बेरोजगारी की तलवार एनी टाइम आप पर लटक रही है। आज आप रोजगार में हो, कल सुबह रोजगार में रहोगे कि नहीं?
भरोसा नहीं। शोषण पर आधारित बता चुके हम, मानवीय कल्याण की उपेक्षा। अब मानव कल्याण से कोई लेना देना, मानव कल्याण से कोई, हमने आपको प्राइवेट स्कूल बताया, हमारी 1 लाख फीस है, तुम्हारे पास 90,000 हैं, आपके बच्चे को गेट से बाहर कर देंगे, तुम्हारा बच्चा चाहे बर्बाद हो जाए लेकिन अगर 1 लाख नहीं है तो अंदर नहीं आएगा। मानवीय कुछ भी नहीं, कोई दिक्कत नहीं। प्राइवेट अस्पताल चले जाओ, तुम्हारे पास ऑपरेशन के लिए पैसा नहीं है, गेट के बाहर कर दो मरीज को, मरता है मर जाए, लेकिन पैसा नहीं है तो आपके लिए कुछ भी यहां नहीं। तो ये प्राइवेटाइजेशन है। सुन रहे हो? एक बार एक सज्जन से, कुछ लोग, सबसे बड़ी बात क्या होता है कि मूर्खों की जनसंख्या बहुत ज्यादा और इतनी ज्यादा है कि अगर सच पूछा जाए कि बाढ़ आ जाए, इतनी मूर्खों की। एक व्यक्ति हमसे इसी बात पर उलझ गए, बोले सर आपका जाना हो, जो दिन प्राइवेट हो जाए है ना, उस दिन चारों तरफ आप देखियो। तो हमने कहा बस देखियो, घुसने गई हो, क्योंकि जो दिन प्राइवेट हो जाए ना तो तुम्हारी औकात ने बच्चे इलाज करावे की, औकात ने बच्चे तुम्हारी बच्चों को पढ़ावे की। आज जो तुम कॉलेज कर लेते हो ना, मात्र 1100 रुपए फीस जमा करके आप बीएससी कर लेते हो, वो नहीं कर पाओगे। आज आप बीमार हो जाते हो, 10 रुपए की पर्ची कटा करके आप अस्पताल में भर्ती हो जाते हो, बड़े बड़े डॉक्टर आते हैं और आपको चेक करके जाते हैं। अगर आपके पास 2 से 3 लाख नहीं है तो आप प्राइवेट अस्पताल में घुस भी नहीं सकते। मतलब जो ये तुम्हें लुभावना एक अवसर दिया जा रहा है ना कि सब प्राइवेट हो जाए, फिर देखियो, तो मात्र एक ही वर्ड है, देखियो, वो तो घुसी होने। तो मात्र पैसे वालों के लिए, मात्र पैसे वालों के लिए है। आपके पास पैसा नहीं है, आप सोचिए, आप आज रेलवे सरकारी है, आप 100 रुपए की टिकट में कहां से कहां पहुंच जाते हो। आप कराओ प्राइवेट बस में जाओ, आप बस में जाओ, डबल, आप 5 गुना किराया है बसों में, लग्जरी बसों में 5 गुना किराया है। आप वहीं पर एक काम करिए, आप किसी सरकारी रेस्ट हाउस में रुकिए, सारी सुविधा होने के बाद कितना किराया है वहां, और वही आप प्राइवेट होटल जाइए, आप सरकारी स्कूल जाइए, प्राइवेट स्कूल जाइए, हर चीज का आकलन करिए कि अगर हर चीज प्राइवेट हो गई तो जनता का हाल क्या होगा। तो ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। क्षेत्रीय असमानताएं, ये भी अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग व्यक्ति का कारखाना, अलग अलग व्यक्ति की जमीन, अलग अलग व्यक्ति का प्रभुत्व। सुन रहे हो? तो क्षेत्रीय असमानताएं, अब ये हम आपको पढ़ा चुके, वर्ग संघर्ष, आर्थिक अस्थिरता, बेरोजगारी, शोषण पर आधारित, मानवीय कल्याण की उपेक्षा, क्षेत्रीय असमानताएं, सामाजिक परजीविता, सामाजिक आर्थिक प्रणाली। अब आ गए सामाजिक आर्थिक प्रणाली पर। तो आप ये बताइए, क्या आपको उदारवादी अर्थव्यवस्था के दोष समझ में आए? उससे कुछ लाभ हैं, लेकिन पक्का, लेकिन कुछ घाटे भी हैं, और घाटे बहुत ज्यादा, क्योंकि शोषण पर आधारित है। समझ में आ रही बात? अरे क्लियर है? अब देखिए, समाजवादी बिल्कुल वैसे ही अब अपोजिट कर दो। यहां पर संसाधनों पर किसी एक का स्वामित्व, जनता का स्वामित्व है। यहां पर ना कोई पूंजीपति है, ना कोई मजदूर है। हां, लेकिन एक घाटा भी है। घाटा जो हमने कल आपको बताया था, यहां अकुशल मजदूर भी प्रवेश कर जाते हैं। क्या? अब आपके अंक सूची है, लेकिन आप कंप्यूटर चलाना नहीं जानते, लेकिन अंक सूची के आधार पर आप भर्ती हो गए। अब आप प्रभाव डाल रहे हैं। अब आपने देखा होगा, ये जो बात है, अब आप वहीं पर प्राइवेट स्कूल का टीचर देखिए, टाइम टू टाइम स्कूल जा रहा है, टाइम टू टाइम पढ़ा रहा है, पैसे कम मिल रहे, शोषण हो रहा। सुन रहे हो? लेकिन काम ज्यादा कर रहा। वहीं सरकारी स्कूल का टीचर देखिए, 10 बजे की टाइमिंग है, जा रहा 1 बजे, 5 बजे आने का टाइम है, आ रहा 3 बजे। 5 टीचर है, उनने कहा 3 छुट्टी पर हो, 2 चले जाओ।
कल तुम दोने जाइयो, हम चले जाए। तो ये समाजवादी अर्थव्यवस्था के अवगुण हैं। समाजवादी अर्थव्यवस्था के और अवगुण देखो, बहुत अच्छी बात बताएं आपको, कई सारी चीजें आपको पता नहीं होंगी। हर राज्य का एक राज्य निगम था पहले, मध्य प्रदेश का समाप्त कर दिया गया है, परिवहन निगम। सरकारी बसें चलती थी, सरकारी। तो सरकारी बसें काहे के लिए थी कि आपको जबलपुर जाना है, दमोह जाना है, कहीं और जाना है, तो सरकारी बसों से जाइए, आपकी सुरक्षा है, किराया कम लगेगा। वो सरकारी बसें थी, बाकी जगह हैं। मध्य प्रदेश में क्या हुआ, मध्य प्रदेश में ज्यादातर देखा गया बस आई, बिल्कुल नई आई, आज ही आई है, टिकी, अधिकारी टायर खोल के ले गए, बेच दिए। अधिकारियों ने टायर खोल के बेच दिए, पुराने पंचर टायर डाल दिए। अब वो एक्सप्रेस है, दमोह टू जबलपुर एक्सप्रेस। अब दमोह से चली, बड़ी मुश्किल से कोटा तला पहुंची, कोटा तला पहुंची। अब चूंकि टायर कैसे हैं, पंचर। अभी आपने एक बात देखी होगी, सारे अधिकारियों को गवर्नमेंट ने कह दिया कि भैया हम तुम्हें गाड़ी खरीद के नहीं दे रहे, तुम तो लगा लो गाड़ी। तो आजकल प्राइवेट गाड़ियां लगने लगी। पहले क्या होता था, सरकारी गाड़ियां मिलती थी और वीआईपी गाड़ियां मिलती थी। अब साहब को गाड़ी मिली सरकारी, साहब ने क्या किया, जैसी ट्रांसफर होने लगा तो साहब ने नए टायर निकाले, मतलब हर चीज पता चला। अच्छा बढ़िया साउंड सिस्टम लगा है, उनने कहा जो निकाल दो, हमारे घर बज है, सो उन बेचारे को मौसो खुल गए, जहां उधर हो तो समझे। अब एम मिस्टर जो है लगन लगी कमांडर, ठीक है। अब पता चला कि जब सुधरने का बिल आया, सुधरने का बिल आया, बोले यार गाड़ी तो वीआईपी गाड़ी 20 लाख की पड़ रही है, साल भर में 40 लाख सुधरवाई। आए दिन टायर खत्म, आए दिन साकब खत्म, सब कुछ खत्म। गवर्नमेंट ने हाथ जोड़ ले, बोले प्रभु तुम एक काम करो, किराए से लगा लो, नहीं तो ऐसे में तो हम ही खत्म हो जाए। तो ये भी एक बहुत बड़ा दोष है समाजवादी अर्थव्यवस्था का। समाजवादी अर्थव्यवस्था में कोई देखने वाला नहीं है, अकुशल लोग प्रवेश कर जाते हैं, इसका बहुत ज्यादा असर पड़ता है। जैसे हमने स्कूलों का भी आपको उदाहरण दिया कि लोग देखरेख करने वाले नहीं हैं। तो जैसे बिल्डिंग बनवाई गई, सरकारी बनी, पता चला उद्घाटन होने के पहले गिर गई, है ना। तो इसके कई सारे दोष हैं, केवल अगर समाजवादी अर्थव्यवस्था है तो। ओके, यह कंपटीशन नहीं है, सब सरकारी है। अब सरकारी में क्या है, सबसे बढ़िया, जैसे हमने कल टेलीफोन का उदाहरण दिया था कि बीएसएनएल है, अब बिके सो। अब एयरटेल वाले अपने लोगों को टॉर्चर कर रहे हैं, जाओ सिम बेच के आओ, जाओ रिचार्ज करा के लाओ, नहीं तो नौकरी से निकाल दें। बेचारे घर घर जा रहे, एक थोड़ा सा तुम्हारा कनेक्शन ढीला हुआ तुरंत खड़े, भैया कनेक्शन हमने ठीक कर दिया, आप हमारा कंपनी छोड़ना नहीं। थोड़ी सी आपने फोन कर दिया, भैया हमारा कनेक्शन ढीला हो गया, तुरंत भी आए कनेक्शन ठीक करके गए। क्यों? क्योंकि ऐसा ना हो कि लोग हमारी कंपनी को लीव कर। अब बीएसएनएल का तार निकल जाए, तुम्हारी अटकी हो से लगवाए रहो, हम तो 5 दिन बाद आए हैं। जब तक तुम्हारा तार तो ठीक है, तारा निकल जाए, लेकिन हम नहीं आए हैं, हम सरकारी आदमी हैं। तो अब वही प्राइवेट कंपनी आप देखो, प्राइवेट कंपनियों में आप अगर कंपनी को फोन कर दो कि पिज्जा चाहिए, तो विद इन 20 मिनट आपको घर पे, है ना। वहीं तुम सरकारी आदमी से कह दो कि साहब एक आदमी हमारे गन रखे सिर पे और तुम आ जाओ, तो बोलेगा पहले पूरा नाम बताओ, कहां हो, कैसे हो, ठीक है, टाइम मिलते ही आपसे संपर्क किया जाएगा, भले आप मुर्दा हो जाओ जब तक। तो ये कई बार समाजवादी अर्थव्यवस्था के दोष भी है, क्योंकि इस पर किसी का कंट्रोल नहीं। ओके, इस पर ना कंपटीशन है, ना ज्यादा से ज्यादा अच्छा माल बनाने की कोई होड़ है, और ना यहां कस्टमर का कोई ध्यान है ना। आपने प्राइवेट स्कूल खोला, आप ज्यादा से ज्यादा चाहते हैं कि हमारे यहां स्टूडेंट आए। आपने सरकारी स्कूल खोला, आए सो नहीं आए सो, तो जितने कम आए। अब आ गई बात समझ में। तो इसकी केवल समाजवादी के भी बहुत सारे दोष हैं, लेकिन कई सारे फायदे भी हैं।
अब फायदे क्या है कि अगर आप यहां नौकरी करते हैं तो अब यहां पर ना तो सडनली ज्यादा महंगाई है न सडनली सस्ता, क्योंकि यहां पर गवर्नमेंट के हाथ में है। आप यहां नौकरी करते हैं तो आपका शोषण नहीं होता है, आप यहां नौकरी करते हैं तो आपकी पूरी सुरक्षा है, पेंशन है, आपको छुट्टियां हैं, हाँ या ना। तो ये हो गई अर्थव्यवस्था कौन सी, समाजवाद। लेकिन जो भारत ने अपनाई है वो अपनाई है मिश्रित। क्या अपनाई है? मिश्रित अर्थव्यवस्था में सबसे अच्छा पॉइंट ये है कि एक तरफ सरकार का कंट्रोल होता है और दूसरी तरफ पैसा लगा होता है प्राइवेट लोगों का। कहेगा तो प्राइवेट लोगों का पैसा लगा होने के कारण प्राइवेट लोगों की देखरेख में काम होते हैं, हाँ या ना। लेकिन सरकारी पैसा लगा, सरकारी कंट्रोल होता है तो वो लोग अपनी मनमानियां नहीं कर पाते। जैसे आप एसबीआई बैंक देखो तो एसबीआई बैंक आपको लोन देता है लेकिन उतनी ज्यादा ब्याज दर पर नहीं देता, सबसे सॉफ्ट लोन देता है, सबसे अच्छा लोन देता है और आपको टेंशन रहित लोन देता है। अब वही प्राइवेट कंपनी से आप लोन लेने जाओ तो आप परेशान हो जाते हैं। तो यहां पर यही बातें, जहां मिश्रित अर्थव्यवस्था है वहां दोनों चीजें हैं। अब आपको कुछ पूछना हो तो बताओ, बताएं। समाजवाद के लक्षण, साधनों पर सामाजिक स्वामित्व, आर्थिक नियोजन, आर्थिक समानता, शोषण की समाप्ति, जीवन निर्वाह के लिए श्रम की आवश्यकता, पूर्ण रोजगार की प्राप्ति, आर्थिक स्थायित्व। सुन रहे हो? यहां ऐसा नहीं, यहां पर आपको एक बार नौकरी लग गई, काम उस कार्यालय में आए या ना आए, लेकिन आपकी जॉब पर कोई असर पड़ने वाला नहीं। प्राइवेट में क्या होगा, अगर आपकी जॉब लग गई लेकिन अब आपका कोई काम नहीं है तो आपको निकाल दिया जाएगा। समझ में आ रही बात या नहीं आ रही है? बताएं आप, और क्या आपको पूछना है? तो ये उसी का डिटेल है। और ये चीजें भैया ध्यान रखना, समाजवादी आर्थिक प्रणाली के गुण हम आपको बता चुके, ठीक है। ये उसी का डिटेल है, बहुत अच्छे से पढ़ के जाना। समाजवाद की दृष्टि उपभोक्ता की कोई वैल्यू नहीं है, लेना हो लो, नहीं लेना नहीं लो। सत्ता का केंद्रीकरण, सत्ता सरकार के हाथों में, उत्पादन कार्य की प्रेरणा का अभाव, मतलब उत्पादन की कोई प्रेरणा नहीं है कि आप माल बनाएं। सरकारी ऑर्डर है, सरकारी ऑर्डर आएगा तो बनाएंगे, नहीं तो नहीं बनाएं। जबकि प्राइवेट में क्या हो रहा था, जैसे ही मांग डिमांड आएगी तुरंत माल बनाएंगे। समझ में आ रही बात? ओके। देखें, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अभाव, उत्पत्ति के साधनों का अविवेकपूर्ण उपयोग। अब आपने देखा होगा कि उत्पत्ति के साधन है सरकारी, तुम कभी साधन देखना कचरे के डिब्बे में पड़े रहते हैं। अब सरकारी अस्पतालों में चले जाओ, अरबों की मशीनें पता चला कचरे में पड़ी हैं, रखी खराब हो गई, लेकिन उनका उपयोग नहीं हुआ। वहीं प्राइवेट अस्पताल में आप जाओ तो उन मशीनों का उपयोग देखो आप। समझ में आ रही बात? आप देखो, अगर सरकारी किसी कार्यालय को 4 गाड़ियां दे दी जाए तो सरकारी वाले उसे 1 साल में डब्बा कर देंगे। वहीं प्राइवेट अगर कोई आदमी 1 कार ले ले तो पता चला 10 साल नई की नहीं बनी रहे। तो ये इसके नुकसान भी हैं, फायदे भी हैं, ठीक है। ये हम आपको बता चुके हैं। अब हमें आगे कल हम पढ़ेंगे आर्थिक नियोजन। अब देखो, मिश्रित अर्थव्यवस्था सीधा दोनों के गुण हैं। एक तरफ उदारीकरण के भी गुण हैं और एक तरफ, हाँ या ना? अरे क्लियर है? दोनों चीजें हैं। तो अब ये सारी चीजें, वही आर्थिक स्वतंत्रता भी है, उद्देश्य भी है, सारी चीजें हैं, सामाजिक सुरक्षा भी है, ठीक है। अभी आप थोड़ा सा पढ़ते रहिएगा, हम इसको आपको बता दें। ये हमने आपको बिल्कुल डिटेल में एक एक चीज बता दी, बिल्कुल सुन रहे हो? अब कल हमारा टारगेट होगा अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। अभी तक आपने पढ़ी होगी तो आपने रटा होगा, लेकिन आपको रटना नहीं। ये पेपर में क्षेत्रक आते हैं, कृषि किसके अंतर्गत आता है, मत्स्य किसके अंतर्गत आता है, खनन किसके अंतर्गत आता है, मकान का निर्माण किसके अंतर्गत आता है, लोहे का उत्पादन किसके अंतर्गत आता है। तो ये हम पढ़ेंगे कल।
सुन रहे हो? आराम से हम इसे 10 से 12 दिन में निपटाएंगे। बहुत बारीकी से पढ़ना, बार बार कह रहे, पटवारी टेस्ट में, पीएससी टेस्ट में ये चीजें आती हैं और इनको आपको बारीकी से अध्ययन करना है, क्योंकि यहां से आपको बहुत आईक्यू लेवल के क्वेश्चन उठते हैं जिनके आंसर रटे नहीं जाते। आपसे पूछा जाता है कि इनमें से क्या उचित है। और आज हो सके तो आप लोग अनुपात समानुपात का प्रिंट आउट कलेक्ट करके जाइएगा। कल हम आपको अनुपात समानुपात का अध्याय शुरू कराएंगे और सुबह अच्छी तैयारी करके आइएगा। तो सुबह हम कल कोशिश करेंगे कि अपने 200 क्वेश्चन हो जाएंगे और पढ़ के आइएगा। ठीक, निकल जाइए।